कमरे में सिर्फ अमित सरकार ही घुसा था। उसका एक साथी दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, जबकि दूसरे कमरे से औरतों की सहमी सहमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद उन्होंने आंसा और उसके वालिदैन को वहां अलग कमरे में घेर रखा था, और अगरचे यहाँ से दूसरा कमरा नजर तो नहीं आता था, लेकिन उन पर गुजरने वाली कयामत को हम बखूबी महसूस कर सकते थे। मेरे लिए खुशाइंद बात यह थी कि अमित सरकार के अंदर घुसते ही शराब की बदबू का कमरे में एहसास हुआ था। उसने उस्मान को गाली देते हुए कहा, बहुत चालाक बनते थे। उसकी आवाज में हकलाहट थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो शराब पीते पीते उठ कर आ गया है, और ये किसी हद तक थी भी हकीकत। मुकम्मल होशो हवास के साथ उसका मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के गढ़ में चले आना कभी मुमकिन न था। और सच्ची बात है, मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही थी कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। खुद को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी खैरियत है। मैंने दानिस्ता उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मेरी ख्वाहिश थी कि उसे किसी न किसी तरह खूब तैश दिलाऊं और आउट कर दूं, जिसके बाद उस पर काबू पाना ज्यादा मुमकिन था। उसने मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक गुस्से से बेकाबू होते हुए बंगाली जबान में गालियां बकनी शुरू कर दी। चुप करो साले। नशे की हालत में एक तो वैसे ही इंसान को गुस्सा और खुशी ज्यादा महसूस होते हैं, दूसरे मैंने उसे बात भी बड़ी इश्तियाल अंगेज कह दी थी। भला एक शख्स जो हम पर स्टेन गन ताने खड़ा हो, उसे गिरफ्तारी का हुक्म देना अजीब सी बात तो थी। अमित सरकार की इस बकवास से उस्मान की आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वो बेचारा बेबसी से हाथ उठाए खड़ा रहा। मैंने भी उसे आंखों ही आंखों में कोई मुमकिना कदम उठाने से मना कर दिया था। तुम चारों तरफ से घेरे में आ चुके हो, खामखा अपनी जिंदगी से न खेलो। मैंने उसे सीखपा किया। जवाब में हस्बे तवक्को उसने जी भर के मुझे फिर गालियां दी और जोशे गजब में स्टेन गन तान कर मेरी समत बढ़ा, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया। उसका दूसरा साथी जो दरवाजे में पिस्तौल ताने खड़ा था, हमें बराबर अजीब सी नजरों से घूर रहा था। उसने भी चढ़ा रखी थी। दूसरे कमरे में अब डरी डरी और सहमी सहमी आवाजें आना बंद हो गई थी। शायद उन लोगों ने हालात से समझौता कर लिया था। तुम दोनों बाहर निकलो। अमित सरकार ने उस्मान और मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए हुक्म दिया और खुद तकरीबन डगमगा कर एक तरफ हट गया। इस हालत में उसे इश्तियाल दिलाने से सिर्फ फायदा ही नहीं, नुकसान का इम्कान भी था। यह भी मुमकिन था कि वो हम में से किसी को गुस्से में गोली मार दे, लेकिन लाख नशे की हालत में होने के बावजूद शायद उसे इस बात का एहसास था कि जैसे ही फायर की आवाज गूंजेगी, मुल्हिका मकानों से ओलों की तरह रजाकार बरसने लगेंगे और उन्हें जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। वो लोग शायद किसी गाड़ी में यहाँ तक आए थे और अब कमाल दीदा दलेरी से हमें अगवा करके ले जाना चाहते थे। मुक्ति बाहिनी के ऐसे गुंडे मेरी जेब में पड़े थे। मेरे लिए उसकी अहमियत कुछ भी नहीं थी। अगर अभी तक मैंने उसे मोहलत दी थी तो महज इसलिए कि उस्मान के फायरिंग की जद में आने का खतरा था। ठीक है, अगर तुमने कुत्ते की मौत मरने का इरादा कर ही लिया है तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए मैं एक कदम इस तरह परे हटा जैसे उसके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मेरा अगला कदम जरा गलत तरीके से उठा और बादियों नजर में चालाक तरीन आदमी भी यही समझता कि मेरा पांव रपट गया है। मैं जरा सा लड़खड़ाया तो अमित सरकार डगमगाया और यही लम्हा उस पर कयामत ढा गया। मैंने दाएं बाजू पर जमीन बोस होते हुए उसके पिंडलियों पर पांव से जरब लगाई तो वो अचानक तकलीफ से दोहरा हो गया और स्टेन गन समेत जमीन पर जा गिरा। उसके दूसरे साथी ने बौखला कर फायर जरूर किया, लेकिन उस्मान जैसे छठी हिस्स के ताबे होकर अचानक जमीन पर लेट गया। गोली सामने दीवार से लगी। दूसरे फायर की मोहलत उसे नसीब नहीं हो सकी। मैंने दाएं हाथ को जमीन पर जमाए हुए बाईं लात घुमाई और पूरी कुव्वत से जोरदार ठोकर उसके पेट में लगाई तो वो एक मर्तबा कर रहा और वहीं ढेर हो गया। फायर की आवाज ने दूसरे मोहल्लेदारों को ही नहीं, उसके दूसरे साथियों को भी होशियार कर दिया था। मैंने उस्मान को झुककर स्टेन गन उठाते देख लिया था। इधर से मुतमईन होकर मैंने दरवाजे के साथ चिपकते हुए बाहर झांका और एक गोली बिला मुबालगा मेरे बालों को छूती गुजर गई। दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़े उनके वाहिद साथी ने फायरिंग शुरू कर दी थी। उसने फायरिंग करते हुए भागकर अंदर घुसना चाहा ताकि उस कमरे में अपने साथियों का हशर देख सके। जैसे ही वो दरवाजे में तेजी से अंदर आया, मैंने अड़ंगा लगाकर उसे जमी बोस कर दिया। इस दौरान में बाहर से फायरिंग की आवाजें आने लगी। मैं यही समझा कि अभी शायद उनके साथी बाकी हैं जो गोलियां चला रहे हैं। आंसा और चाचा चाची की जिंदगी को उनसे सख्त खतरा लाहक था। मैं तेजी से बाहर लपका और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसका फायदा अमित सरकार ने उठाया। दूसरे कमरे का दरवाजा नीम वा था। मैंने ठोकर मारकर उसे खोला तो एक कोने में आंसा और उसके वालिदैन एक दूसरे से लिपटे दुबके हुए थे। मुझे देखकर वो तीनों एक दूसरे से अलग होकर बेचैनी से मेरी समत लपके और चाचा तो बेख्तियार मुझसे लिपट गए। फिर यही अमल चाची और आंसा ने भी दोहराया।
मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। न जाए रफ्तन न पाए मानदन वाली बात थी। तीनों को मैंने बड़ी आहिस्तगी से खुद से अलग करके दीवार के सामने लगकर खड़े होने को कहा और खुद तेजी से वापस उसी कमरे में पलटा। ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था और कमरे की मुखालिफ समत वाला दरवाजा खुला था। मेरे जिस्म में बिजलियां सी कौंधने लगी और दूसरे लम्हे मैं तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह उसी दरवाजे से इस तरह झुककर बाहर निकला था कि अचानक भी कोई फायरिंग करने लगता तो मेरे बचने के इम्कानात बाकी थे। अब मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था जिससे गुजर कर अंदर आया था। बाहर फायरिंग जोरों पर थी। शायद उन लोगों की आपस में ठन गई थी। अंधेरा होने की वजह से अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। इन हालात में यहाँ से सर बाहर निकालना भी खुदकुशी के मुतरादिफ था। जाने कौन से लम्हे किस दुश्मन या दोस्त की गोली खोपड़ी में रोशनदान बना दे। मैं वापस उसी कमरे में चला आया जहाँ चाचा चाची और आंसा को छोड़ आया था। वो अभी तक खौफजदा से दीवार से लगे खड़े थे। मुझे देखकर उनके चेहरों पर ताजगी आई। जाने चाचा ने कैसे हौसला किया। खैरियत है बेटा? मैंने उन्हें हौसला देते हुए कहा, घबराइए नहीं चाचा, सब ठीक हो गया। हमने उन पर काबू पा लिया है। चाचा ने इत्मीनान का सांस लिया। बोले, शुक्र है तेरा मेरे मौला। चाची मेरी बलाएं लेने लगी। बोली, बेटा आज तेरी वजह से अल्लाह ने इन मूजियों से बचा लिया। आंसा मुंह से तो कुछ न बोली लेकिन उसकी आंखों ने मुझसे वो सब कुछ कह दिया जो शायद वो जबान से जिंदगी भर न कह पाती। अब इक्का दुक्का गोलियां चलने की आवाज ही आ रही थी। या तो वो लोग पसपा हो गए थे या फिर मारे गए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मेरा हाथ फौरन अपनी सर्विस रिवॉल्वर के दस्ते पर पहुंच गया। उस्मान की आवाज गूंजी, मैं हूं भाई। उसने सूरत हाल की नजाकत को जान लिया था और मुझे अपनी शनाख्त करवा के खतरे का एहसास खत्म कर दिया था। रिवॉल्वर होल्स्टर से लगाकर मैं बेचैनी से बाहर लपका। मेरे पीछे पीछे बाकी लोग भी बाहर आ गए। मेरे पूछने से पहले ही उस्मान ने सब कुछ बता दिया। बोला, भाग गया हरामी। उसके बाकी दोनों साथी तो मारे गए हैं लेकिन खुद निकल गया है। मेरा जी चाहा अपना सर पीट लूं। मुझे रह रह कर अफसोस हो रहा था कि अमीद सरकार को उसके हवाले क्यों किया। हालांकि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था लेकिन फिर भी एक खलिश सी मुझे लगी रही और मैं खुद को ही उसके फरार का जिम्मेदार जानने लगा। खैर जाएगा कहाँ बचकर। तुम सुनाओ, बाकी साथी तो ठीक रहे ना? मैं नहीं चाहता था कि उसे पशेमानी का एहसास हो। उसने बददिली से कहना चाहा, हाँ लेकिन। मैंने उसकी बात काटी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या हुआ? कहाँ जाएगा आखिर वो? मैंने उसका कंधा थपथपाया और उसे वापस उसी कमरे में ले आया जहां हम पर कयामत टूटी थी। दरवाजे पर दोबारा आहट हुई। उस्मान उठकर बाहर गया और जल्द ही पलट आया। उसने आते ही ऐलान किया, दोनों लाशें सरकारी अस्पताल भेजने का बंदोबस्त कर दिया है और हमारे साथी सरगर्मी से अमित की तलाश कर रहे हैं। मुझे यकीन था कि अब वो उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। अमित सरकार इंटरपोल को भी मतलूब था। बैनुल अक़वामी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो दुनिया के मशहूर हाईजैकरों का साथी रहा था और उसने एक दो मरतबा बाकायदा जहाज अगवा करने की कार्रवाइयों में भी हिस्सा लिया था। वो बहुत मोहतात मुजरिम था। ऐसा मुजरिम जो किसी मामले में हाथ डालने से पहले कई बार सोचता है। वो शायद कभी मोहम्मद पूरा ना आता लेकिन शराब के नशे ने उसका जहन माऊफ कर दिया था और उस्मान की तलाश उन लोगों को काफी देर से थी। सिर्फ अमित सरकार ही नहीं, मुक्ति बाहिनी का बच्चा बच्चा उसके खून का प्यासा था। सर पर मुसीबत पड़ते ही अमित सरकार की अकल ठिकाने आ गई थी और उसने मेरी गफलत से फायदा उठा लिया था। मैं उन लोगों से थोड़ी देर के लिए माजरत करके बाहर आ गया और अपनी जीप में लगे ट्रांसमीटर के जरिए हेडक्वार्टर को उस ताजा वाक़े की इत्तला करके मुश्तबा इलाके को घेरे में लेने की हिदायत कर दी। खुद मैं मकामी रजाकारों के साथ कम से कम उस वक्त तक रहना चाहता था जब तक फौज का कोई दस्ता उनकी मदद को न आ जाता, क्योंकि यह भी मुमकिन था कि वो यहीं कहीं छुपा हो या अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद फिर यहाँ घात लगाए। उस्मान भी मेरे साथ ही बाहर चला आया। वो मकामी रजाकारों का कमांडर था और दूसरी तरफ अमित सरकार भी उसे धोखा देकर निकल गया था। इस बात ने भी उसे खासा परेशान कर रखा था। हालांकि मैंने उसे कई मर्तबा हौसला दिया था कि इसमें उसकी कोताही को कतन दखल नहीं, लेकिन वो दूध पीता बच्चा तो नहीं था। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक ट्रक पर सवार चंद जवान वहां आ गए। मैंने रजाकारों को उनके घरों को भेज दिया और जवानों को वहां पहरा देने का हुक्म देकर खुद हेडक्वार्टर की तरफ चल दिया। दरअसल मैं खुद ऑपरेशन रूम में बैठकर अमित सरकार की गिरफ्तारी के ऑपरेशन की निगरानी करना चाहता था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि ये मूजी अब बच कर न जाने पाए। उस्मान को मैंने तशफ़ी देकर वहीं छोड़ दिया और अगले रोज उससे मुलाकात का वादा करके रुखसत हो गया। बस्ती से बाहर हमारे हेडक्वार्टर को जाने वाली सड़क दूर दूर तक सुनसान दिखाई दे रही थी। मैं जीप की हेडलाइट्स रोशन किए बड़ी तेज रफ्तारी के साथ हेडक्वार्टर की तरफ उड़ा चला जा रहा था। अचानक मेरे सामने सड़क पर रखी एक अजीब सी रुकावट आ गई। शायद किसी ने वहां चारपाई रखी हुई थी। मेरा पांव फौरन ब्रेक पर लग गया और दूसरे ही लम्हे मुझे सारा
معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ مکتی باہنی کی شرارت تھی۔ وہ لوگ اکثر رات میں ہمارے گشتی دستوں پر اس طرح نقب لگایا کرتے تھے۔ میں نے بریک پیڈل پر پورا دباؤ ڈال کر اسٹیئرنگ کو تیزی سے گھمایا اور جیپ 2 پہیوں پر اچانک رک کر گھوم گئی۔ میرے اس اچانک عمل نے ہی مجھے گولیوں کی اس بارش سے محفوظ رکھا تھا جس نے ترچھی جیپ کی باڈی میں درجنوں سوراخ کیے تھے۔ جب جیپ کے چاروں پہیے زمین پر لگے تو میں اس میں موجود نہیں تھا۔ میں نے فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی سڑک کے کنارے کھڑے درخت کی طرف چھلانگ لگا دی اور اس کے تنے کی اوٹ میں تیزی سے لڑکنیاں کھاتا 15-20 گز دور نکل گیا۔ اندھیری رات نے دشمن کا ٹارگٹ اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، وگرنہ میری موت کا تو ممکن سامان موجود تھا۔ کھڑے ہونے کا رسک میں لینے سے رہا۔ نوکیلے پتھروں نے میری وردی کا ستیاناش کر دیا تھا۔ مسلسل لڑکنے سے کندھے اور پیٹ پر خراشیں آ گئی تھیں جن میں اب سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں، لیکن میں اسی رفتار سے لڑکتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اپنی ٹریننگ کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب ہمارے انسٹرکٹر جیپ کے ساتھ باندھ کر ہمیں سڑک پر گھسیٹا کرتے تھے اور ہم اس ظالمانہ مشق پر انہیں ہلاکو خان کا خطاب دے چکے تھے۔ لیکن عملی زندگی میں آج جب ایسا موقع پیش آیا تو دل سے بے اختیار اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے وہ، کن کن مشکلات سے گزرنے کا سلیقہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ الٹ بازیاں لگاتے اپنے دماغ کو کبھی نہ الٹنے دینا ورنہ چھٹی۔ سٹاف کے کہے لفظ میرے نہا خانہ ذہن میں جل بجھ رہے تھے اور میں نے حد الوسع اپنے حواس پر قابو رکھا ہوا تھا۔ میرے دائیں بائیں آتشیں اولے گر رہے تھے۔ حملہ آور ایک نہیں تھا، کتنے ہی لوگ تھے جنہیں شاید میرا ہی انتظار تھا یا پھر میں ہی ان کے قابو میں آیا تھا۔ یہ کوئی دیہاتی کلٹیویٹڈ علاقہ تو نہیں تھا کہ میں چھپ چھپا کر بھاگ جاتا۔ سڑک کے کنارے درخت تھے اور اس کے آگے کھلا میدان۔ میں اپنی تربیت کے بلبوتے پر ان کی گولیوں سے محفوظ رہا تھا، ورنہ میرے جسم کا تو حلیہ بگڑ چکا تھا۔ اب میں نے زمین سے اٹھ کر آگے کی سمت جھکے جھکے زگ زیگ انداز سے درختوں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ درختوں کی اوٹ سے ہٹ کر میدان میں بھاگنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے میں نے سڑک کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف نکلنا مناسب جانا تھا۔ میرے پاس صرف ایک سروس ریوالور تھا۔ ایمرجنسی سٹین گن بھی جیپ میں رہ گئی تھی اور اتنی مہلت مجھے نصیب نہیں تھی کہ اپنے ساتھیوں کو اس ناگہانی مصیبت سے آگاہ کر سکتا۔ ریوالور کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے پلاسٹک کے کھلونے جتنی بھی نہیں تھی۔ اب میری واحد امید خدا کی ذات ہی تھی۔ پھر جیسے قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا، دور سڑک پر کسی ٹرک کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی تو میرے حوصلے دو چند ہو گئے۔ میں نے اب بھاگتے بھاگتے ریوالور سے تعاقب میں آنے والوں پر بھی وقفے وقفے سے گولیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ جلد ہی ریوالور خالی ہو گیا۔ آنے والوں نے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی ٹرک روک لیا اور وہ اب پوزیشن لے کر زمین پر کرالنگ کرتے ہوئے ہماری سمت بڑھ رہے تھے۔ ٹرک کے ہوڈ پر لگی لائٹ مشین گن نے آگ اگلنا شروع کر دی اور پیش قدمی کرنے والوں کو بڑا شاندار کور مہیا کر رکھا تھا۔ تقریب کار انہیں دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگے، لیکن مخالف سمت سے بھی اب ایک ٹرک آ کر رکا تھا جس میں سے جوان کود کود کر باہر نکل رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے بڑی دانش مندی سے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا اور اب وہ اپنا دائرہ ان کے گرد تنگ کر رہے تھے۔ دشمن کی فائرنگ سے محفوظ ہونے کا احساس ہوتے ہی میں ہاتھ اوپر کیے زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آوازیں دے کر اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جلد ہی میری پہچان مکمل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے تعظیم دی اور اپنے کام میں جتے رہے۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزر پائے تھے کہ تقریب کاروں کا دم ٹوٹ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیت سرکار ہتھیار ڈالنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اس رات ہم نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، ہر مشتبہ جگہ پر اس کی تلاش میں چھاپا مارا، لیکن خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان چٹ کر گیا۔ تقریباً آدھی رات تک ہمارا سرچنگ آپریشن جاری رہا، لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ میں آپریشن روم سے ملحقہ کمرے میں رکھی آرام کرسی میں دھس گیا اور وہیں مجھے اونگ آ گئی۔ صبح آنکھ موزن کی آواز سے کھلی۔ میں آنکھیں ملتا آپریشن روم میں گیا جہاں ڈیوٹی پر موجود حوالدار نے سر کے اشارے سے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ہماری ناکامی کی اطلاع کر دی۔ پشمردہ سا ہو کر میں پلٹا، جسم کا بند بند ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہایا تو نارمل ہوا۔ میس میں ناشتہ کرتے ہوئے دوستوں نے بچ جانے پر مبارکباد دی۔ گھر سے ماں کا خط آیا تھا، وہی سلامتی کی دعائیں اور بامراد ہو کر جلد لوٹ آنے کی خواہش۔ آخر میں ماں نے حسب سابق لکھا تھا، رجو تمہیں سلام لکھواتی ہے۔ اس کے پاس بہت بڑا ذہن تو تھا نہیں، تھی تو بیچاری دیہاتی عورت ہی نہ۔ اصل میں اس فقرے میں وہ سب کچھ میری ماں کہہ جاتی تھی جو اس کے دل میں تھا۔ اس نے تو دوران تعلیم ہی رضیہ اور میرے متعلق خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کے خواب حقیقت کا روپ دھار لیں۔ خط کے اس حصے پر پہنچ کر مجھے بسا اوقات اپنے اور اپنی ماں پر ترس آنے لگتا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ بنگال کی ساحرہ نے میری نسوں سے رجو کی ساری شیرینی نکال کر
मुझे खोखला कर दिया है और अब मेरी शरियानों में उसकी चाहत का अमृत जल ठाठे मारने लगा है। आंसा की मोहब्बत के समंदर की झाग उड़ाती मौजों ने रजिया के बरसों के प्यार को उसकी सारी तवानाइयों समेत यूं उठाकर पटखा है कि उन्हें सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बसा औकात बड़ी उलझन होती थी, सोचें बिफर बिफर कर आती और मुझे अपने साथ जाने कहां से कहां ले जाती। फिर यूं मालूम होता कि मैं बिखर कर रह गया हूं। न चाहते हुए भी मुझे खत का जवाब लिखते वक्त मुनाफिकत अपनाना पड़ती और मैं अपनी माँ की ख्वाहिश के एहतराम में खत के आखिर में उसी किसी अंदाज में रजिया से मुताल्लिक कोई ना कोई बात तहरीर कर देता। ऐसे जुमानी फिक्रे सुनकर वो कितनी खुश होती होगी, इसका तसव्वुर ही मेरे लिए वहशतनाक था, लेकिन ये सब कुछ नागुज़ीर था। दोपहर के वक्त जब मैं अपने मिशन के सिलसिले में अमली कदम उठाने के लिए उस्मान की तरफ जा रहा था तो हमारे एक स्वीपर ने मुझे एक खत ला कर दिया जो उसे कोई मेरे नाम देकर चला गया था। मैंने हैरानी से लिफाफा खोला जिसमें लिखा था, लेफ्टिनेंट अली, हमारी फहरिस्त के सफ़े अव्वल लोगों में अब तुम भी शामिल हो। हमें स्पेशल ग्रुप के एक एक रुकन का इल्म है और तुम सब चुन चुन कर कत्ल किए जाओगे। कल रात जिंदा बच निकलने पर अकड़ न जाना, बहुत जल्द तुम भी मादरे वतन के गद्दार उस्मान समेत अपने अंजाम को पहुंचोगे। अमीद सरकार। ऐसे धमकी आमेज पैगामात हमारे अफसरान को अक्सर मिलते रहते थे। मेरी बारी आज आई थी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए लिफाफे समेत वो रुक्का तह करके जेब में रखा और अपनी जीप की तरफ चल दिया। उस्मान उमूमन रात को अपने साथियों के साथ गश्त किया करता था या फिर वो लोग छापामार मुहिमों पर जाया करते थे, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए यही वक्त मुनासिब जाना था। इलावाजी उसे हेडक्वार्टर से भी हिदायत जारी हो चुकी थी। जीप चलाते हुए मैंने अमित सरकार के खतरे को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर दिया था। किसी भी लम्हे सड़क के दोनों अतराफ सफर करते बज़ाहिर सादा लौह से बंगालियों से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो कोई हैंड ग्रेनेड मुझ पर उछाल दें या मुझे गोलियों से भून डालें, लेकिन मुझे ऐसे मामलात से निमटने की जो खुसूसी अहलियत हासिल थी उसने मेरा हौसला बढ़ा रखा था। मेरे जहन में इंस्ट्रक्टर के वो अलविदाई कलिमात ताज़ा थे कि यहाँ हर झाड़ी के पीछे एक सांप मुझे डसने का मुंतजर है। मुझे उस सांप से खुद ही नहीं बचना था बल्कि सादा लौह और वतन दोस्त बंगालियों को भी बचाना था। यही था वो अज़्म जिसने हमेशा मेरे वलवलों को ताज़ा किए रखा और मेरा मोराल हर नए हादसे के बाद मजीद बढ़ता चला गया। और आज मैं उस्मान के साथ जिस मिशन पर जा रहा था असल में वही मेरी खास लाइन थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।